सो हम लोग ये सब चीज़ें यहाँ पे जो मैंने लिखी है एक्सेल में, वो सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, जिसमें मेनली जॉइंस हो जाएगा, रैंकिंग फंक्शंस हो जाएगा, सिटी हो जाएगा, फिर व्यूज है, स्टोर प्रोसीजर बेसिक्स है, फिर हम फंक क्वेरीज भी देखेंगे जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ऑलरेडी पूछी हुई है। अराउंड 250 प्लस क्वेरीज हम लोग देखेंगे और सॉल्व सॉल्व भी करेंगे, और वी विल ट्राई टू, हम लोग एक या दो प्रोजेक्ट्स भी कवर करेंगे, दो या तीन, या ऐसा कोई प्रोजेक्ट्स भी अच्छे कवर करेंगे जो आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी कर सकते हो। तो ये जो है वो हमारा यूजुअल कोर्स कुलिकुलम रहेगा। सो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। या किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है वो। 1 मिनट। ओके, सो आज हम स्टार्टिंग बेसिक से करते हैं। 1 मिनट। सो क्या कोई बता सकता है कि एक्चुअली डेटाबेस होता क्या है? डेटाबेस, what is a database? What is there in your mind when you hear the word database? कोई भी बोल सकता है। सो लेट इट बी इंटरेक्टिव सेशन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सबके लिए। Sir, where data is stored. Collection of data in an organized manner. ओके, या परफेक्ट। 1 मिनट। सो कोई भी अगर हम वेबसाइट देखेंगे या अमेजोन की वेबसाइट्स देखेंगे, तो वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, राइट? सो उन सब प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में वो लोग स्टोर करते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो उनको एक जगह पे सारी स्टोर्स होती है। फिर कोई और प्रोडक्ट्स होती है तो वो कहीं पे कहीं और, उन सब की अलग अलग कैटेगरीज होती है, राइट? सो कलेक्शन ऑफ डेटा इन द ऑर्गेनाइज मैनर, that is we can call as a database, right? Now in the database, इट इज, वो पॉसिबल होता है कि सारा डेटा या सारे टेबल्स कोई कोई भी तरीके से एक दूसरे के साथ कोई ना कोई कनेक्शन से कनेक्टेड हो या ज्वाइन हो, राइट? सो वो मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक हमारे पास सारे टेबल्स का एक डायग्राम है। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे जो सबसे में बैंक में हम जाते हैं, राइट? बैंक में, तो बैंक में क्या क्या होता है? कस्टमर्स होते हैं, राइट? बैंक के कस्टमर्स होते हैं। तो कस्टमर्स के लिए एक टेबल होता है जिसमें कस्टमर आईडी हो सकता है, कस्टमर नेम हो सकता है, और कस्टमर की डिटेल हो सकती है। बट सारे कस्टमर्स का जो कस्टमर आईडी होगा वो अलग अलग होगा, राइट? वो सारे डिफरेंट होंगे, राइट? सो कस्टमर आईडी यूनिक होगा और उसको हम प्राइमरी की कहते हैं। फिर कस्टमर नेम होगा, कस्टमर फोन नंबर होंगे, फिर उनमें से जो होगा वही कस्टमर आईडी कोई और टेबल में भी अवेलेबल होगा, राइट? जैसे कि कस्टमर परचेज, तो कस्टमर क्या क्या परचेज करता है बैंक में से, मींस कौन कौन सी प्रोडक्ट्स परचेज करता है, या फिर कौन कौन सी सर्विसेज परचेज करता है, तो उनके लिए ये एक टेबल है कस्टमर परचेज करके। तो उसमें परचेज आईडी होगा। फिर अगर आप देख सकते हो, तो कस्टमर और कस्टमर परचेज में कौन सा कॉमन कॉलम होगा? कोई बता सकता है?
Sir, customer ID. यस राइट, 1 मिनट। कस्टमर आईडी होगा वो कस्टमर और कस्टमर परचेस दोनों में कॉमन होगा। तो अगर हमको ज्वाइन करना है तो उस कॉलम के साथ हम इस दोनों टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे तो कस्टमर का बैंक में अकाउंट होगा, तो वो अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, जैसे कि सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, तो उसके लिए ये अकाउंट्स टेबल होगा। और अकाउंट्स टेबल में भी कस्टमर आईडी होगा, वो कॉमन कॉलम होगा अकाउंट और कस्टमर टेबल में, राइट। और अकाउंट आईडी जो होगा वो उसकी प्राइमरी की होगी, बट जो कस्टमर आईडी अकाउंट्स टेबल में होगा वो उसकी फॉरेन की होगी। हम थोड़ी देर में सब समझेंगे फॉरेन की क्या है, प्राइमरी के क्या है, वो सब समझेंगे। फिर वही सारे डिफरेंट अकाउंट्स है, राइट। सो उस सारे अकाउंट का एक एक वी कैन से दैट एक डायमेंशन टेबल होगा जिसमें सारे अकाउंट टाइप कोड होंगे, कि जैसे कि सेविंग अकाउंट के लिए ऐसे कोड हो सकता है, फिर करंट अकाउंट के लिए सीए कोड हो सकता है। तो सारे अकाउंट टाइप्स के लिए और एक अलग टेबल स्पेसिफिकली होगा, वो टेबल ये है हमारा अकाउंट टाइप्स टेबल, राइट। देन देन कस्टमर सारी प्रोडक्ट्स परचेजेस करेगा, राइट। प्रोडक्ट या सर्विसेज परचेजेस करेगा, तो उनकी वो प्रोडक्ट सारी होगी वो कोई और टेबल में स्टोर होगी, कि उस बैंक में कितनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, वो बैंक हमें कितनी प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। तो वो सारी चीजें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेबल में होगी। वो सारी चीजें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टेबल में होगी। और वहां पे अगर आप देखोगे कस्टमर परचेस में ये प्रोडक्ट एंड सर्विस कोड कॉलम है, वो इस टेबल में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में प्राइमरी की कॉलम है, राइट। और वही कॉलम कस्टमर परचेसेस में फॉरेन की होगा। यू आर गेटिंग ऑल्सो दिस कंसेप्ट, राइट, एट हाई लेवल। प्राइमरी की, फॉरेन की कंसेप्ट्स। देन अगर आप देखोगे तो आप बैंक में जाते हो तो आप या कोई मनी विड्रॉ करोगे या कुछ डिपॉजिट करोगे, राइट। तो वो एक हमारा ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए ट्रांजैक्शन, सर एक बार फॉरेन की एक बार और समझा सकते हैं फॉरेन की? हाँ वो मैं थोड़ी देर में समझाऊंगा, ये सिर्फ ओवरव्यू है। ओके। जब हमारा कंस्ट्रेंट का पार्ट थोड़ी देर में आएगा वहां पे समझाऊंगा। तो हम बैंक में जाके ट्रांजैक्शंस करते हैं, राइट। तो कितने अमाउंट हमने डिपॉजिट किया या कितने अमाउंट हमने विड्रॉ किया, सपोज मान लो आज जाके आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, 10,000 रुपीज बैंक में क्रेडिट करते हो, तो उसका एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होगा। कौन सी डेट पे, वो आपने 7 अप्रैल को किया, तो वो डेट आपकी आ जाएगी। फिर अमाउंट कितने 10,000 रुपीज आपने क्रेडिट किए, तो वो 10,000 रुपीज ऑफ अमाउंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे अमाउंट में आ जाएगा। और ये सारी एंट्रीज हो जाएगी। लेकिन ट्रांजेक्शन टेबल में ऑब्वियसली ट्रांजेक्शन आईडी जो होगा वो हमारा प्राइमरी की कॉलम होगा, राइट। और आप देख सकते हो कि अकाउंट एंड ट्रांजेक्शन टेबल भी एक दूसरे के साथ कोई ना कोई तरीके से कनेक्टेड है। जैसे कि अकाउंट आईडी यहाँ पे जो हमारा प्राइमरी की है वो इस ट्रांजेक्शन टेबल में एज अ फॉरेन की यहाँ पे एफ के लिखा है, राइट। इट मींस फॉरेन की यहाँ पे। तो ये बेसिक इसको कहते हैं डेटाबेस डायग्राम, जिसमें यहाँ पे हमारे पास मोस्टली, अब आपको एक और कंसेप्ट समझाता हूं, जैसे कि डायमेंशन टेबल एंड फैक्ट टेबल। तो इसमें कोई बता सकता है इस ये पूरे डायग्राम में फैक्ट टेबल कौन सा है हमारा? किसी को कुछ भी आइडिया हो तो? Customer purchases. Yeah, that one also you can say, but one more main fact table is there.
Sir, after learning this, we can hack the servers of a bank. सॉरी सॉरी, आई एम, क्या कह रहे हो आप? कैन यू रिपीट? ओके, सो ये ट्रांजैक्शन टेबल जो है ये हमारा फैक्ट टेबल है, मेन फैक्ट टेबल। अब वो कैसे पता चलेगा? देखिए यहाँ पे जो है परचेज आईडी है, तो परचेज आईडी, कस्टमर परचेज का परचेज आईडी इसके अंदर है। तो इसमें जो प्राइमरी की होगा वो हमारा इसमें फॉरेन की होगा। फिर अकाउंट टेबल का अकाउंट आईडी भी इसमें फॉरेन की है। और ट्रांजैक्शन टाइप कोड भी जो है, ट्रांजैक्शन टाइप कोड जी जो भी है यहाँ पे प्राइमरी की है वो भी यहाँ पे एज अ फॉरेन की है। तो मैनी टेबल्स फॉरेन की जो है वो ट्रांजैक्शन टेबल्स में अवेलेबल है। और इन वन मोर थिंग, इट इज शोइंग द डेटा एज पर ईच ऑफ द ट्रांजेक्शन वाइज, राइट? सारे ट्रांजेक्शन वाइज ये डेटा शो करता है। तो ये हमारा फैक्ट टेबल हुआ, और बाकी सारे जो टेबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड है वो सारे हमारे हुए डायमेंशन टेबल। अब एक और एक कंसेप्ट है, स्टार स्कीमा एंड स्नोफ्लेक्स स्कीमा। तो तो ये कोई बता सकता है कि ये स्टार स्कीमा है या स्नोफ्लेक्स स्कीमा है? वन मिनट, या मैं आपको बताता हूँ, ये जो है वो स्नोफ्लेक्स स्कीमा है। अब स्टार स्कीमा जो होता है उसमें ओनली वन फैक्ट टेबल होता है, बट सारे डायमेंशन टेबल जो होते हैं वो इस फैक्ट टेबल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। बट स्नोफ्लेक्स स्कीमा में क्या होता है कि स्नोफ्लेक्स स्कीमा में एक या मल्टीपल ट्रांजैक्शन टेबल होता है, और सारे डायमेंशन टेबल डायरेक्टली इसके साथ कनेक्टेड नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हो अकाउंट टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड है, दिस ट्रांजैक्शन टाइप्स टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड है, but this customer table is not directly connected with this transaction table, right? ये मर्चेंट टेबल भी आप देख लो तो ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड इसके साथ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्नोफ्लेक्स स्कीमा है। या किसी को हर्षित, यस, स्टार I स्कीमा। don't मतलब okay, Deepak, complete yourself. हेलो। यस, स्टार स्कीमा और स्नोफ्लेक्स स्कीमा का दोबारा रिपीट कीजिए ना एक बार। ओके। स्टार स्कीमा में क्या होता है? स्टार स्कीमा में एक ही फैक्ट टेबल होता है, एक फैक्ट टेबल होता है, जैसे कि ये ट्रांजैक्शन टेबल है, राइट? और ओके डायमेंशन टेबल मल्टीपल होते हैं, वो यहाँ पे है, दैट इज नो इश्यू। डायमेंशन टेबल मल्टीपल होते हैं, पर स्टार स्कीमा में सारे डायमेंशन टेबल इस फैक्ट टेबल के साथ डायरेक्टली कनेक्ट होंगे, डायरेक्टली कनेक्ट। तो यहाँ पे बता सकते हो ये एक कस्टमर टाइप टेबल है, बराबर? कस्टमर टाइप टेबल ये हाँ इसके यस साथ डायरेक्टली कनेक्ट है कि नहीं है ट्रांजैक्शन टेबल के साथ? नहीं है। नहीं है, नो राइट? तो यस इसका मतलब ये है कि ये स्टार स्कीमा नहीं है, ये स्नोफ्लेक्स स्कीमा है। ओके। मतलब डायमेंशन टेबल तो फैक्ट टेबल के साथ कनेक्टेड होगा तो स्टार स्कीमा, और कनेक्टेड नहीं होगा तो स्नोफ्लेक्स स्कीमा। नहीं, एक्चुअली कनेक्टेड डायरेक्टली होगा तो स्टार स्कीमा, बट यहाँ पे इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। इनडायरेक्टली मींस इनडायरेक्ट। ये टेबल इसके साथ कनेक्टेड है, राइट? कस्टमर यस टेबल के साथ, फिर कस्टमर टेबल कस्टमर परचेज इसके साथ कनेक्टेड है, और अगेन कस्टमर परचेजेस ट्रांजैक्शन टेबल के साथ कनेक्टेड है, ओके। क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड। कनेक्टेड है यहाँ पे। तो ओके जब ओके, भी तो इसलिए हम लोग उसे स्नोफ्लेक्स स्कीमा बोल देंगे उसको। यस, राइट, परफेक्ट। और अकाउंटेबल, अभी सपोज हमारा अकाउंटेबल है तो हमारा वो स्नोफ्लेक स्टार स्कीमा में आ जाएगा, डायरेक्टेड कनेक्टेड है ट्रांजैक्शन टेबल के लिए। हाँ,
लेकिन यहाँ पे आप एज अ पूरा डायग्राम आपको कंसीडर करना होगा, एक टेबल को आप कंसीडर नहीं कर सकते सिर्फ। मतलब ये पूरा डायग्राम आइदर स्टार स्कीमा है या तो आइदर स्नोफ्लेक्स स्कीमा है। अब आप ओनली अकाउंट टेबल को ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्टार स्कीमा है, राइट? ओके तो यहाँ पे सिर्फ पूरा डायग्राम को आप कह सकते हो, लेकिन एक टेबल को आप नहीं कह सकते इंडिविजुअली। हाँ, अकाउंट टेबल क्या है? अकाउंट टेबल है सर हेलो। हाँ, यस। सर मैं अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ। मैं फर्स्ट टाइम ज्वाइन हुआ हूँ, मेरे को ये स्नोफ्लेक्स स्कीमा और स्टारफ्लेक्स स्कीमा ये मालूम नहीं है सर, कुछ बेसिक्स बोल सकते हैं क्या? हाँ, मतलब ये मैं बेसिक ही बता रहा हूँ। आज एक्चुअली हमारा पहला ही क्लास है, फर्स्ट क्लास है आज। तो ये मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ। देखिए, डायमेंशन टेबल क्या होता है? डायमेंशन टेबल में सारी प्राइमरी कीज होती है, जैसे कि ये सारी प्राइमरी की है। कस्टमर टेबल है, सारी प्राइमरी की है इसमें, राइट? इसमें भले ही ये फॉरेन की है, बट इससे हमारा कोई हम रिपोर्ट जनरेट नहीं कर सकते, राइट? नहीं नहीं मालूम सर, फॉरेन की हाँ, क्या है? वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, फॉरेन की क्या है, हर्षित प्राइमरी की क्या है, वो हर्षित मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। ये मैं सिर्फ हाई लेवल ओवरव्यू बता रहा हूँ स्टार स्कीमा का और स्नोफ्लेक्स स्कीमा का। हर्षित यस। इट वुड बी गुड अगर आप DDL DML डायरेक्ट वैसे शुरू करो, हाँ, क्योंकि ना अभी ये इसमें घुसेंगे ना ये कंफ्यूज हो जाएंगे। डोंट यू ठीक है। थिंक? हाँ, ठीक है। तो मैं मतलब ये तो मैंने अभी हाई लेवल ओवरव्यू ही दिया है। ठीक सर है, तो सर हम आप ऐसा करो, हम्म, सर आप ऐसा करो, फर्स्ट जो है मेरे को एसक्यूएल का यूज मालूम नहीं है, तो उससे क्या बेनिफिट्स होते, फिर उसको कैसे ओपन करना, फिर उसके बाद हम लोग उसमें कौन सा प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर इस तरीके से आएंगे ना तो मेरे जैसे बेसिक लेवल वाले आदमी को आसानी होंगी सर। ठीक है। हाँ, तो हम ये यही से स्टार्ट करते हैं, ये बेस्ट रहेगा। देखो SQL का यूज तुम ऐसे समझ सकते हो हर्षित, मैं आए, ओके, ओके, हाँ, श्योर। अगर तुम्हारे पास 1 करोड़ कस्टमर का डेटा है, क्या नाम है आपका? व्हाट्स नेम? कौन पूछ रहा था? है मेरा नाम। हाँ, तो आपके पास 1 करोड़ कस्टमर्स का डेटा है हनान हनान। एंड ओके, यस हनान, व्हाट आई एम सेइंग, आर यू लिसनिंग? जी जी। आपके पास 1 करोड़ कस्टमर का डेटा है किसी या बैंक का, एंड आपको सिर्फ उसमें से 5 लोगों का चाहिए। ओके उसके लिए SQL है, ओके वो 5 का निकाल के दे देगा आपको। बस आपको कंडीशंस और सिंटैक्स तरीके से लिखने हैं, आइदर नाम लिखने हैं अगर आपके पास कस्टमर आईडी है। ओके। तो SQL इसी के लिए बना है कि आपका बहुत बड़ा डेटाबेस आप चुटकियों में एक्सेस कर पाए। गॉट इट? ओके अब ठीक ओके। है, सो बेसिकली जो ये एसक्यूएल है, ये ऑनलाइन कभी भी क्लाउड से कनेक्टेड रहता है या ऑफलाइन में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं? डिपेंड करता है, मतलब आप कहाँ पे काम कर रहे हैं, किस चीज पे। वैसे ऑनलाइन रहना ही जरूरी है, डेटाबेस तो ऑनलाइन ही होता है ना। हेलो सर। हेलो। अच्छा। हाँ हाँ सर, मेरा एक क्वेरी था एक्चुअली। मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। मतलब मेरा एसक्यूएल का परसेंटाइल काउंट मेरा काम नहीं करता। हाँ, तो उससे रिलेटेड क्वेरी था। अगर मैं आप अलाउ करें तो मैं स्क्रीन शेयर करके आपको दिखा सकता हूँ। ना, पर अभी वो हमारा अभी वो बाद में थोड़ा हम थोड़ा स्टार्ट कर लेना, इसके बाद बताइएगा, क्योंकि अभी काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये सब क्या आ गया। अच्छा फिर अच्छा। हमारा लिंक टूट जाएगा, जो हमारा जी जी जी। स्ट्रक्चर है ना, वो लिंक टूट जाएगा। ओके ऑल तो राइट। 4-5 लेक्चर खत्म हो जाने के बाद आप वो बताइएगा। ओके सर। ओके, ठीक है। तो एक्चुअली एसक्यूएल का जो यूज़ है, जैसे कि आजकल काफ़ी सारे फील्ड है, राइट? डेटा एनालिस्ट है, डेटा इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट है। तो ये सब के लिए भी पहला जो स्टेप होता है वो एसक्यूएल ही होता है, राइट? डेटा एनालिस्ट में भी आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि एनालिसिस करना है कोई डेटा। जैसे कि बैंक में काफ़ी सारे कस्टमर्स होते हैं, राइट? फिर आपको 3 मंथ्स का, क्वार्टर का, कौन से प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट हुआ, ये सब आपको इस काइंड ऑफ, ये एक एग्जांपल सिर्फ दे रहा हूँ।
कि इस काइंड ऑफ एनालिसिस आपको करना है, राइट? तो वहां पे भी आप एसक्यूएल क्वेरीज लिख के आप एनालिसिस कर सकते हो, जिसमें आपको काफी सारे फंक्शंस भी यूज करने हो सकते हैं, फिर ग्रुप बाय यूज करना आ सकता है। तो ऐसा ये मेन यूज है एसक्यूएल का। फिर अकाउंटिंग पर्पस के लिए भी, कोई रिपोर्टिंग पर्पस के लिए भी काफ़ी सारे यूज़ है। आप काफ़ी सारी क्वेरीज को और काफ़ी सारे जॉइंस को ज्वाइन कर करके, मल्टीपल टेबल जॉइंस करके आप भी रिपोर्ट बना सकते हो। अलग अलग टेबल में से अलग अलग कॉलम्स लेके आप रिपोर्ट बना सकते हो। तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। वो डेटाबेस डायग्राम रिलेटेड था, बेसिक्स। अब एसक्यूएल में हमारे पास मेन क्या होता है, एसक्यूएल कमांड्स होते हैं, राइट? एसक्यूएल में हम अलग अलग कमांड्स लिखते हैं, राइट? तो उसमें जो सबसे पहला मेन कमांड होता है स्टार्टिंग, जो वो होता है डीडीएल कमांड। तो डीडीएल कमांड क्या होता है? डीडीएल कमांड होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड, राइट? सो उसमें क्या करते हैं कि हम एसक्यूएल में अलग अलग काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि ये मेरे सामने स्क्रीन है, राइट, एसक्यूएल सर्वर की। तो उसमें अगर आप, ये सब सारे डेटाबेसेस है, राइट? ये डेटाबेस मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे टेबल से व्यूज है, फिर प्रोग्रामेटिकली है। तो अभी हम टेबल्स का देखते हैं। तो टेबल्स हम जो क्रिएट करते हैं, इसमें आपको काफी सारे टेबल्स दिखेंगे, राइट? तो ये सब क्या है? ये सब टेबल जो है वो डेटाबेस के अंदर स्टोर होते हैं और हम सब सारे टेबल्स क्रिएट करते हैं, राइट? अब क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। तो क्रिएट करते हैं, फिर कोई टेबल ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, राइट, उसको हम अगर परमानेंटली डेटाबेस में से रिमूव कर देना चाहते हैं, राइट, तो उसको क्या कहते हैं? इसको ड्रॉप टेबल टेबल नेम लाइक दैट ड्रॉप कहते हैं। तो ड्रॉप भी हमारा किस कैटेगरी में आएगा? ड्रॉप हमारा आएगा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में। क्रिएट भी उसके अंदर आएगा, राइट? फिर कोई टेबल ऑलरेडी क्रिएटेड है, राइट? सो ऑलरेडी क्रिएटेड टेबल के अंदर हम कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, राइट? अब मैं यहां पे बताता हूं। इफ वी वांट टू ऐड एनी कॉलम, राइट, तो नया कॉलम हमें टेबल हमें ऑल्टर करना पड़ेगा, राइट? तो इसको भी कहते हैं डेटा डेफिनेशन डीडीएल कमांड, राइट? फिर कोई कॉलम ऑलरेडी एग्जिस्ट है बट हम उसका डेटा टाइप या फिर लेंथ चेंज करना चाहते हैं, राइट? तो ये भी हमारा ऑल्टर टेबल में आएगा और उसको भी हम डीडीएल कमांड कहेंगे। फिर कोई टेबल में हमारा डेटा है, उसको हम परमानेंटली ट्रंकेट करना चाहते हैं, ट्रंकेट टेबल नेम। तो ये भी सारा डेटा जो होगा हमारा टेबल के अंदर, वो सारा डेटा परमानेंटली चला जाएगा, राइट? बट उसमें भी काफी कंडीशंस है कि अगर फॉरेन की है तो वो हमें ट्रंकेट करने नहीं देगा। तो उसके लिए क्या करना है वो सब कुछ हम बाद में देखेंगे। तो ये डीडीएल कमांड का सबको आइडिया आ गया, डीडीएल कमांड्स क्या क्या होते हैं। ये एक्चुअली फ्रेशर्स को ये कंपलसरी ये इंटरव्यू क्वेश्चन पूछते ही है कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एसक्यूएल कमांड्स इन व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ कमांड्स इन एसक्यूएल। तो ये डीडीएल कमांड का सबको आइडिया आ गया। डीडीएल कमांड का आइडिया आ गया, राइट? यस सर। ओके, सो फिर अब हम देखते हैं डीएमएल कमांड क्या होता है। तो डेटा के साथ, अब कोई भी टेबल में हमारे पास डेटा होगा, राइट? कोई भी टेबल में हमारे पास डेटा होगा, तो उस डेटा को हम टेबल में हमें कोई भी हमारे पास टेबल क्रिएटेड है, राइट? जैसे कि हमारा कस्टमर टेबल है सपोज, राइट? तो कस्टमर टेबल में एट फर्स्ट ये जब टेबल हम क्रिएट करेंगे तो हमारा पूरा टेबल एम्प्टी होगा, राइट, ब्लैंक होगा। तो हमें टेबल के अंदर कुछ ना कुछ इंसर्ट तो करना पड़ेगा, राइट? जैसे कि कस्टमर इंफॉर्मेशन, वी नीड टू इंसर्ट कस्टमर इंफॉर्मेशन हमें इस कस्टमर टेबल में डालनी पड़ेगी। जैसे कि
कस्टमर नेम है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर ईमेल एड्रेस है, कस्टमर फोन नंबर है। तो ये सब करने के लिए हमें इंसर्ट स्टेटमेंट का यूज करते हैं, राइट। तो ये इंसर्ट स्टेटमेंट हमारा हो गया डीएमएल स्टेटमेंट। डेटा के साथ हम कुछ करते हैं, उसको कहते हैं मैनिपुलेशन, राइट। डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड, उसको हम कहते हैं इंसर्ट स्टेटमेंट। अब हम ऑलरेडी हमारे पास सपोज डेटा अवेलेबल है, राइट। टेबल के अंदर सपोज मान लो हमारे पास है 1, फिर हर्षित mca2011 @gmail.com, फिर उसकी सैलरी क्या है तो के 10,000 है, राइट। सपोज ये हमारा एम्प्लॉय का डेटा है। अब सपोज इस डेटा को हमें अपडेट करना है, राइट। हर्षित का ईमेल एड्रेस या हर्षित की सैलरी चेंज होके 20,000 हो गई सपोज, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें करना होगा अपडेट। उसको अपडेट कहते हैं, और वो भी डीएमएल का एक पार्ट है, राइट। नाउ सपोज कल को कोई कंपनी में से ये एम्प्लॉय चला गया, राइट। कोई कंपनी में सपोज एबीसी कंपनी में हर्षित काम कर रहा था और उसने वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला गया। तो हमें ये हर्षित का डेटा क्या करना होगा, हमें ये हर्षित का डेटा डिलीट करना होगा, राइट। उस पर्टिकुलर टेबल में से या तो इनएक्टिव करना होगा या तो डिलीट करना होगा। तो अगर हम डिलीट करेंगे तो ये डिलीट नाम का भी एक कमांड आता है इसके अंदर, और वो भी डीएमएल का एक पार्ट है। तो आपको बेसिक आइडिया आ गया, राइट, डीडीएल और डीएमएल दोनों का। अब हम देखते हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज क्या होता है। तो एक्चुअली ये दो जो पार्ट है वो हमारा, वो हम मोस्टली नहीं देखेंगे। ये डीबीए लेवल का नॉर्मली होता है। जैसे कि कोई टेबल है हमारे पास, बरोबर। Hello, Arshit. हेलो, Actually, I have one doubt. या बोलिए। Actually, there are some multiple way in alter command. You did not mentioning those point. या मल्टीपल वेज मीन्स ओके। हाँ, वो मैं थोड़ी देर बाद जब हम क्रिएट टेबल का एग्जांपल लेंगे ना उस टाइम बताऊंगा। यहाँ पे Okay, मैंने okay. क्रिएट टेबल का एग्जांपल लिया है, उस टाइम आपको। Okay, okay. अभी ओवरव्यू बता रहे क्या? Okay, okay. हाँ, अभी ये सब क्या क्या होता है हाई लेवल ओवरव्यू बता रहा High हूँ। level. Okay, okay. ठीक है. Understood. Thank you. ओके ओके। फिर ये एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज करके होता है जिसमें हम यूजर को पर्टिकुलर डेटाबेस ऑब्जेक्ट एक्सेस करने के लिए परमिशन देते हैं, राइट। तो हमारे पास कंपनी में सपोज 100 यूजर्स है और वो 100 यूजर्स अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, राइट। सो सपोज मान लो कि 10 यूजर्स जो काम करते हैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बट वो एचआर डिपार्टमेंट वाले को सपोज मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक्सेस नहीं है। जो टेबल फाइनेंस डिपार्टमेंट में अवेलेबल है उसका एक्सेस नहीं है, तो उसको हम ग्रांट करके, जैसे कि नॉर्मली ग्रांट करके कोई सिंटेक्स होता है, ग्रांट Grant all to user. एक्चुअली ये ओरेकल में होगा शायद, एसक्यूएल सर्वर में ऐसा नहीं होगा। हाँ, ग्रांट, Oracle में. हाँ ग्रांट। Grant DBA to all user. पर हमें डीबीए का एक्सेस नहीं देना है, हमें सिर्फ पर्टिकुलर स्कीमा का ही एक्सेस देना है, तो वो भी हम दे सकते हैं, राइट। Yes, yeah. तो उसके लिए ये ग्रांट और रिवोक मींस अगर कोई यूजर के पास एक बार यूज हो गया, सपोज फाइनेंस डिपार्टमेंट में से एचआर को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी वो सारी यूज उन्होंने कर ली और उनका रिपोर्ट बन गया, फिर हमें वो रिवोक कर देना है, तो हम रिवोक भी कर सकते हैं, राइट। एक बार दे दिया उसके बाद। Yes.
तो उसको रिवर्क करते हैं। फिर ये TCL क्या होता है, तो सपोज यहाँ पे हम मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स होते हैं, राइट, कि हमने कोई टेबल में डेटा इंसर्ट कर दिया, तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बिगिन ट्रांजेक्शन करना होता है। फिर यहाँ पे हमने एक इंसर्ट लिखा, बराबर, फिर एक और इंसर्ट लिखा, फिर हमने कुछ अपडेट किया, फिर हमने कुछ डिलीट किया, राइट, और उसके बाद हम करते हैं कमिट, ताकि जो भी चेंजेस हम लोगों ने किए वो सारे चेंजेस परमानेंटली डेटाबेस में स्टोर हो जाते हैं, राइट। और सपोज मान लो यहाँ पे हमको पता चला कि हमने कुछ गलत कर दिया है और हमको वो फिर से रिवर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे रोल बैक, राइट। सो ये कमिट एंड रोल बैक भी आता है, वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में आता है, क्योंकि ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हुआ, राइट। ये बिगिन ट्रांस किया, फिर इंसर्ट किया, अपडेट किया, डिलीट किया, और फिर हमने किया कमिट या रोल बैक, राइट। नाउ हमारा ये जो कोर्स है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। अब ये डेटा क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, सो डेटा क्वेरी लैंग्वेज में मोस्टली सिलेक्ट स्टेटमेंट्स ही होते हैं, राइट, कि हमें मल्टीपल डीबी में से या मल्टीपल टेबल में से ज्वाइन कर करके हमें कोई इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो ये सब हमारा हो गया डेटा क्वेरी लैंग्वेज का पार्ट। अब इसमें पूरे में बताइए, आपको किसी को कोई डाउट हो तो। हम मोस्टली जो एग्जांपल्स लेंगे वो डीक्यूएल का ही लेंगे, और कुछ एग्जांपल डीडीएल का लेंगे, कुछ डीएमएल का लेंगे। अब बता सकते हो किसी को कोई कुछ डाउट हो तो। हर्षित, आप एक बार ईआर डायग्राम दिखाएंगे क्या दोबारा? ओके, तो हमें इस ईआर डायग्राम में ना कब स्नोफ्लेक यूज करना चाहिए, कब स्टार, कुछ कि कभी भी कुछ भी यूज कर सकते हैं हम? ना ना, एक्चुअली यूज क्या करना चाहिए वो तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर, पर हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन सा जो डायग्राम है वो स्नोफ्लेक स्कीमा का है और कौन सा डायग्राम है वो स्टार स्कीमा का है। सपोज हमारे पास हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें एक ही फैक्ट टेबल का यूज करना है और मल्टीपल डायमेंशन टेबल है, जिसमें सभी डायमेंशन टेबल में हमारी एक एक प्राइमरी की होगी, और वो सारी जी। प्राइमरी की हमारी होगी एक फैक्ट टेबल में, राइट। तो हमारे पास एक ही फैक्ट टेबल की रिक्वायरमेंट है, मल्टीपल फैक्ट टेबल की रिक्वायरमेंट नहीं है, और मल्टीपल यू कैन से दैट मल्टीपल डायमेंशन टेबल की भी वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है दिस फैक्ट टेबल के साथ, राइट। तो उस काइंड ऑफ सिनेरियो में हम यूज कर सकते हैं स्टार स्कीमा। ओके, नाउ लेट मी, ओके, अब हम आते हैं डायरेक्टली जो जो अभी हमने ईयर डायग्राम में देखा, वो देखा हमने प्राइमरी की क्या होता है, फॉरेन की क्या होता है, वो सब देखा, राइट। तो मे बी काफ़ी लोगों को उसका आइडिया नहीं होगा, तो वहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं। ये सब हमने देख लिया, क्या क्या कमांड होते हैं सारे, ये सब हमने यहाँ पे देख लिया। Hello, Harshit. यस, Actually, I have one doubt. In we have using TCL command. That time we are also using save point. Na, what it mean by save point means when we have to use save point in our database. एक्चुअली सेव पॉइंट एसक्यूएल सर्वर में तो नहीं आता है, वो ओरेकल में, मुझे इसका इतना आइडिया नहीं है एसक्यूएल में वो आता है कि नहीं, पर नॉर्मली हम अपने ट्रांजेक्शन को मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स की है, राइट,
फिर हमने यहाँ तक हमें सेव कर देना है, ये 2 इंसर्ट किया, फिर हमें यहाँ तक ही सेव करना है तो हम सेव पॉइंट कर देते हैं। फिर हमने ओके और कुछ ट्रांजेक्शन किया, जैसे कि अपडेट किया, फिर डिलीट किया, फिर ये 2 ट्रांजेक्शन को भी हम परमानेंटली सेव करना चाहते हैं तो हम अगेन सेव पॉइंट कर देते हैं, और लास्ट में हम सपोज यहाँ पे और कुछ किया, और अब हम हमें लगता है कि अब हमारा सारा ट्रांजेक्शन हो गया है कंप्लीट, तो हम लास्ट में हम कर देते हैं फाइनल कमिट। यस तो नॉर्मली यही सेव पॉइंट होता है। मल्टीपल ट्रांजेक्शन को हम, मतलब एक ही ट्रांजेक्शन को हम मल्टीपल डिवाइड कर देते हैं। ओके ओके मोस्टली ये ओरेकल में आता है, आई थिंक एसक्यूएल सर्वर में शायद नहीं आता है। हाँ ओरेकल में आता है हाँ, राइट ओरेकल में आता है। अब कंस्ट्रेंट क्या होता है, कोई हमें कोई बता सकता है क्या, कोई हाई लेवल ओवरव्यू? कंस्ट्रेंट में कैसे रहता है कि सपोज हमारे पास टेबल्स है, डेटाबेस में टेबल्स है, मल्टीपल टेबल्स, और उसमें सपोज हमारा आईडी, अकाउंट नंबर और अकाउंट नेम, अकाउंट होल्डर नेम एंड अकाउंट डिटेल्स रहता है। तो हर एक का अकाउंट नंबर अलग अलग होता है, तो उसके लिए हम लोग प्राइमरी की यूज करते हैं। और उसमें हम लोग मतलब जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं कर सकते उसमें, उसमें जो प्राइमरी की यूज करते हैं ना, जो जो जिस कॉलम को, उसमें हम लोग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इंसर्ट नहीं कर सकते, और नल 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 ही अपन नल ही अपन इंसर्ट नहीं कर सकते उसमें। तो उस चीज में हम लोग प्राइमरी की डिफाइन करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम को इन टेबल। एंड फॉरेन की मीन्स दिस टेबल this particular column we have to use in another table. That time we can use we can say as a child table, and this one is a master table. So we have to use in foreign key in another table. So that is a in foreign key. ओके, या राइट, सो गुड एक्सप्लेनेशन। सो नाउ लेट्स, मैं आपको थोड़ा एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये क्या होता है, कि एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स आर यूज टू स्पेसिफाई रूल्स फॉर द डेटा इन अ टेबल। सो जैसे कि हमारे टेबल में कोई ऐसा ऐसा वैसा गार्बेज डेटा नहीं होता है, राइट? बैंक में आप जाओगे तो सारा डेटा वेल स्ट्रक्चर्ड होगा, सारा डेटा वेल डिवाइडेड होगा काफ़ी सारे टेबल में, फिर उसमें कोई गार्बेज डेटा नहीं होगा कि कुछ भी हमने डाल दिया, राइट? सो उसी के लिए कंस्ट्रेंट बेसिकली होता है कि वो रूल डिफाइन करता है डेटा के लिए, कि किस प्रकार का डेटा किस कॉलम में होना चाहिए, डेटा नल होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए। फिर सपोज मान लो कि सैलरी है तो सैलरी कभी माइनस में नहीं होती है, राइट? या किसी की सैलरी जीरो नहीं होती है, राइट? तो उसके लिए भी हम कोई और कंस्ट्रेंट यूज कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। नाउ कंस्ट्रेंट आर यूज टू लिमिट द टाइप ऑफ डेटा दैट कैन गो इनटू अ टेबल, राइट? दिस ensures the accuracy and reliability of the data in the table. If there is any violation between the constraint and the data action, the action is aborted. So aborted means उस टाइम पे वो हमारी एक्शन परमानेंटली कमिट नहीं होगी, हमको कोई एरर मिल जाएगा या फिर वो चीज रोल बैक हो जाएगी, वो कमिट हमें करने ही नहीं देगा, राइट? नाउ ये सब हमने देख लिया, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, रोल बैक, कमिट। ओके, नाउ अब हम टेबल क्रिएट करते हैं। मैं आपको एक फ्रेश एग्जांपल लेता हूं। कंस्ट्रेंट के साथ एक पूरा टेबल हम क्रिएट करेंगे और आपको काफी सारा आइडिया उसमें आ जाएगा। आई थिंक ये मेरा टेबल ऑलरेडी अवेलेबल होगा। ड्रॉप टेबल, ये बता सकता है ये मैं क्या कर रहा हूँ? ड्रॉप टेबल कस्टमर, टेबल ड्रॉप कर रहे और ये परमानेंटली कौन से टाइप का ये कमांड है ड्रॉप टेबल? DDL है। ओके, DDL। ओके, यस अब देखिए यहाँ पे फिर से एरर आ गया मेरे पास।
क्योंकि कंस्ट्रेंट अवेलेबल है, राइट, ये हमें ड्रॉप करने नहीं देगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डमी टेबल क्रिएट करता हूँ 0704 करके। सॉरी, ये तो अवेलेबल ही नहीं है, तो ये मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। ओके, नाउ अब ये मुझे क्रिएट करने देगा, राइट। ओके, ये मुझे क्रिएट करने दिया। अब ये टेबल में डेटा डेटा क्या होगा, कोई बता सकता है क्या? ब्लैंक टेबल होगा ये, ओके ब्लैंक। ओके, ये ब्लैंक टेबल होगा। अब मैं यहां से हम स्टार्ट करते हैं। कस्टमर आईडी ये क्या है, इंटीजर। डेटा टाइप है वो। ओके, वो टेबल का हमारा डेटा टाइप है। वेरकेर 30, इंटीजर, वेरकेर, ये सब वो डेटा तो टाइप है। बताया ना आपने। हाँ, तो अभी अभी सर बता रहा हूँ ना, अभी बता रहा हूँ ना। और सर सर वो वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का बताया नहीं सर, कैसे करना है, कहाँ से करना हाँ, है, वो वो बताया मेरे नहीं पास आपने एक सर। वीडियो लिंक अवेलेबल है, वो मैं आपको पिंग कर शेयर करो, दूंगा, शेयर कर दूंगा। शेयर करो, ग्रुप में शेयर करो सर। ओके, 1 मिनट, मुझे फाइंड करना पड़ेगा। मैं वो व्हाट्सएप ग्रुप में ठीक है शेयर सर, कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है सर, थोड़ी देर के बाद करो, ठीक है। ओके ओके। अब यहाँ पे हम कस्टमर आईडी करते हैं इंटीजर आइडेंटिटी 1,1 एंड प्राइमरी की। अब ये सारे इंटीजर वेरकेर ये सारे डेटा टाइप होते हैं, राइट। उसमें राइट। कोई डेटा टाइप में कोई ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। वो जब जब आ जाएगा तब हम देख लेंगे वो चीज़। अब ये आइडेंटिटी क्या होता है, एनी वन हैज एनी आइडिया? ओके, मैं बताता हूँ। आइडेंटिटी क्या होता है कि आइडेंटिटी, 1 मिनट, यहाँ पे, ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है द आइडेंटिटी कीवर्ड इज अ प्रॉपर्टी इन एसक्यूएल सर्वर। ये ओरेकल में भी होगा। ये इट इज अ प्रॉपर्टी नहीं इन। सर, ओरेकल में नहीं यूज होता है सर आइडेंटिटी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं वर्किंग में हूँ सर। मैंने कभी यूज नहीं किया आइडेंटिटी कीवर्ड सर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे ये यूज होता है। तो यहाँ पर आप देखिए, व्हेन अ टेबल कॉलम इज डिफाइंड विथ एन identity property, it means whenever any table column, this is a column, right, is defined with identity property, so its value will be auto generated incremental value। auto generated, oracle में सीक्वेंस आता है, राइट, सीक्वेंस। सर जैसे हम लोग MySQL में ऑटो हाँ इंक्रीमेंट सर। यूज करते हैं वैसे। यस, राइट, ऑटो इंक्रीमेंट। परफेक्ट। और ओरेकल में सीक्वेंस भी आता है, आई थिंक सीक्वेंस भी सेम ही होता है। automatic, auto generated, and this value is created by the server automatically, therefore we can't manually enter a value into an identity column as a user। but इसकी भी कुछ कंडीशन है, वो मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब हम क्या, अब ये क्या करेगा 1,1, तो जब भी हम इस टेबल में डेटा इंसर्ट करेंगे, राइट, तो हमें इस कॉलम में वैल्यू इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये क्या करेगा, इस कॉलम में वैल्यू स्टार्ट करेगा। तो ये 1 जो है वो स्टार्ट विथ है, स्टार्ट विथ, इट मीन स्टार्ट विथ 1। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा, 1। क्या आएगा प्राइमरी की है, देखिए प्राइमरी की है। नेक्स्ट वैल्यू आएगा, ये क्या है, ये इंक्रीमेंट बाय 1 कॉमा इंक्रीमेंट बाय ऑल्सो 1, इट मीन्स 1 कॉमा 2, 2 कॉमा प्लस 1, 3, 4, 5। यहां पे क्या लिखा है, स्टार्ट विथ 1 एंड जंप टू 1 ओनली, 1 2 3 4। फिर एक और एग्जांपल देता हूं, सपोज यहाँ पे 5 है, तो 1 1 के बाद 6। कॉमा 6 कॉमा 11 कॉमा 16, राइट। नाउ सपोज मान लो यहाँ पे 5 है,
तो हमारा कस्टमर आईडी जो स्टार्ट होगा वो, ये सब कुछ जो अभी मैं समझा रहा हूं ना, ये सारा बेसिक्स है, ये बेसिक्स क्लियर होना बहुत ही जरूरी है, राइट। क्योंकि हर एक लैंग्वेज में बेसिक ही मेन होता है, राइट। अब ये यहाँ पे स्टार्ट होगा 5 से, फिर क्या देगा 10, 15, 20, 25, like this, right? You got it, right? अभी हम 1,1 ही रखते हैं, राइट। फिर ये प्राइमरी की है, तो प्राइमरी की क्या करता है, यूनिकली यूनिक वैल्यूज जो होता है वो इंसर्ट करता है टेबल के अंदर, एज वेल एज नॉट नल वैल्यू। सो प्राइमरी की जो होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, यू कैन से दैट, यहां पे मैं लिखता हूं, एंड प्राइमरी की ये दोनों कंस्ट्रेंट का कॉम्बिनेशन है। ये हमें यूनिक वैल्यू होनी चाहिए, प्लस ये नल नहीं होना चाहिए, इसमें कस्टमर आईडी में कोई भी वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए, राइट। तो ये प्राइमरी की समझ में आ गया। अब ये कस्टमर नंबर क्या होता है, कस्टमर नंबर जो है वो नॉट नल कंस्ट्रेंट है, कस्टमर नंबर जो है वो नॉट नल कंस्ट्रेंट है, और ये क्या है, यूनिक, यूनिक भी है, नॉट नल भी है, एंड चेक कंस्ट्रेंट भी है। अब ये चेक क्या करता है, देखिए, कस्टमर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। कभी किसी का कस्टमर नंबर 0 हो सकता है क्या, या कभी किसी का कस्टमर नंबर -123 हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता, राइट। तो ये यहाँ पे हमने एक ही कॉलम में तीन तीन कंस्ट्रेंट डिफाइन किए गाइज, नॉट नल, यूनिक एंड चेक। ये शायद आप लोग जो फ्रेशर्स हो गए उसको नहीं पता होगा, पर एक ही कॉलम में तीन तीन कंस्ट्रेंट हमने डिफाइन किए। सो देयर मस्ट बी अ वैल्यू, यूनिक है, नॉट नल है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए, देयर मस्ट बी अ वैल्यू होना चाहिए, इट विल बी अ यूनिक वैल्यू, नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, राइट। यूनिक मीन्स नो डुप्लीकेट्स आर अलाउड, एंड ऑल्सो कस्टमर नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे तीन तीन डिफाइन किए। अब ये ईमेल आईडी है, यूनिक है, राइट। किसी भी दो पर्सन का ईमेल आईडी सेम नहीं होता, राइट। सो ईमेल आईडी विल ऑलवेज बी द यूनिक फॉर ऑल कस्टमर्स, नो डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर अलाउड इन दिस कॉलम, राइट। ये मैंने यूनिक कॉलम का एक हाई लेवल डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, यही आपको समझना है। यूनिक मीन्स सर, यूनिक कंस्टेंट है क्या वो ईमेल आईडी का? यस यस राइट, यूनिक कंस्टेंट है। और वो यूनिक चेक क्या है सर? ना ना, ये भी यूनिक कंस्टेंट है, पर ये जो चेक है ना, ये एक और कंस्ट्रेंट है, चेक कंस्ट्रेंट। ओके ओके, हाय हाय, हाँ। गॉट इट, राइट। कंस्ट्रेंट Yes, यहाँ sir. पे मैंने लिखा होगा शायद, यहाँ पे मैंने लिखा है कंस्ट्रेंट किस किस टाइप के आते हैं, ओके। राइट। प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नॉट नल, चेक हाँ, यस कंस्ट्रेंट। सर। यहाँ पे हमने प्राइमरी की देख लिया, नॉट नल देख लिया, यूनिक देख लिया, चेक देख लिया। अब यहाँ पे फिर से ईमेल आईडी में भी यूनिक है, यहाँ पे नॉट नल है, तो लास्ट नेम कभी भी नल नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पे मैंने यूनिक नहीं डिफाइन किया है, क्यों? कोई बता सकता है? ये मतलब लास्ट नेम है ना, सभी का एक नहीं हो सकता, डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है ना, इसलिए यूनिक डिफाइन नहीं किया। नहीं नहीं, हाँ, लेकिन 4-5 लोगों का सेम भी हो सकता है, राइट। हाँ हाँ, हो सकता है। तो इसीलिए यूनिक डिफाइन नहीं किया है, राइट। यस यस। अब फर्स्ट नेम में भी नॉट नल डिफाइन किया है, तो वो भी सेम एज लास्ट नेम,
नाउ मिडिल नेम में मैंने नल डिफाइन किया है, तो उसका मतलब नल भी अलाउड करेगा और नॉट नल भी अलाउड करेगा, राइट? both, हाँ, yes, yes. Perfect. It can be any null values or all the null values it will accept. Perfect. Now एरिया कोड में मैंने क्या डिफाइन किया है? डिफॉल्ट डिफाइन किया है। तो इसका मतलब क्या है डिफॉल्ट का मतलब? अगर हम इस कस्टमर टेबल में जब भी इंसर्ट करना देखेंगे, तो अगर हम एरिया कोड में अगर कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, या तो हम ऐसा लिखेंगे डिफॉल्ट, ये मैं अभी आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। अगर हम डिफॉल्ट लिखेंगे तो वो 71,000 ले लेगा। ओके, मतलब वो सर वहां पे सपोज हम लोग कुछ इंसर्ट नहीं कर रहे, तो ऑटोमेटिकली वो डिफॉल्ट वैल्यू पिक कर लेगा 71,000। यस, परफेक्ट। पर अगर हम 60,000 डालते हैं तो वो 60,000 ही लेगा, लेकिन कुछ नहीं डालते उस केस में 71,000 ले लेगा वो। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू देना कंपलसरी है क्या सर? नहीं दिया तो ना, चलता है क्या? मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए, ये डिफॉल्ट कंस्टेंट का यूज ही वही होता है, कुछ वैल्यू यहाँ पे डालना ही पड़ेगा। ओके, जैसे कि कंट्री में भी मैंने डाला है, कंट्री में मैंने क्या डाला है? हाँ, मलेशिया। अगर मैं कुछ नहीं डालता हूं तो डिफॉल्ट क्या लेना है, वो तो मुझे डालना ही पड़ेगा, राइट? हाँ, राइट राइट। तो उसी के लिए यहाँ पे मैंने 71,000, यहाँ पे मैंने मलेशिया डाल दिया है। ओके ओके सर, अंडरस्टूड। फिर एड्रेस कॉलम पे मैंने कोई कंस्टेंट डिफाइन नहीं किया है, राइट? सर नाउ इसमें आपने फॉरेन की नहीं डिफाइन किया, फॉरेन की? हाँ, फॉरेन की हम कोई और एग्जांपल में ले लेंगे, क्योंकि ये ठीक तो है। हमारा मास्टर टेबल है, अब मेरे पास दूसरा कोई टेबल ही नहीं है, राइट? अभी तो मैं ओके। फॉरेन की कहाँ पे लूंगा? हाँ हाँ हाँ, राइट। हाँ, दूसरा टेबल लगता है, चाइल्ड टेबल। अब एक मिनट, यहाँ पे मैं कंट्रोल एच करके, ओके। सो एक्चुअली अब एक्चुअली मैं मुझे ये काफ़ी सारा चीज़ करवाना पड़ेगा, तो अब हम नेक्स्ट सैटरडे या संडे को ले लेंगे, क्योंकि ठीक है सर। अब हम इंसर्ट करेंगे टेबल के अंदर, और हम ये देखेंगे कि भाई कहाँ पे ये सक्सेस होता है इंसर्शन, और कहाँ पे ये फेल होगा, तो क्यों फेल होगा वो भी मैं एक्सप्लेन करवाऊंगा। तो ये सारा कंस्टेंट कैसे वर्क करता है वो सब हम देखेंगे, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट सैटरडे या संडे को हम देखेंगे। अब किसी को कोई भी डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अभी ये टेबल सर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया? मैंने कर दिया था आई थिंक, शायद। हाँ, मैंने कर दिया है एग्जीक्यूट, देखिए ओके। ये अवेलेबल है। ये मैं क्वेरी सेव कर लेता हूँ। हम सिर्फ इस क्वेरी को आप गूगल डॉक में डाल देंगे क्या, कि बाकी सब लोग भी एक्सेस कर लेंगे फिर? ओके, हाँ गूगल श्योर। ड्राइव या कहीं पे। जी। हाँ, गूगल ड्राइव में मैं अपलोड कर दूंगा, और आज जितना बताया है वो क्वेरी में अपलोड कर दूंगा। और एक और चीज़, ये मैं सारे वीडियोस में अपनी यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा, आपको अगर रिवाइज करना हो तो आप वहाँ से रिवाइज कर सकते हो। जैसे कि ये मेरी यूट्यूब चैनल है, राइट? यहाँ पे मैं आपको लिंक दे देता हूँ। तो वहाँ पे मैं एक नया प्लेलिस्ट क्रिएट करूँगा। नया प्लेलिस्ट क्रिएट करके, जैसे कि यहाँ पे सारे प्लेलिस्ट होंगे, राइट? अलग अलग। तो उसमें जो सबसे पहला प्लेलिस्ट है ना, उसको आपको रिफर करना है। अभी ये इसके आगे भी एक और नया प्लेलिस्ट आ जाएगा, तो उसको आपको रिफर करना है, ठीक है? और वेन एवर यू गो थ्रू, आप कोई भी वीडियो देख रहे हो तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और
वहां पे आप शेयर भी कर सकते हो और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो लिंक। अगर ना हो अभी किसी को कुछ आइडिया हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। आगे का कब सिखाने वाले हैं सर? क्या? अभी 12:30 तक क्लास है ना आज? नहीं नहीं, एक्चुअली अभी अभी ये पूरा मेरा लंबा हो जाएगा ये सब कुछ। आज अभी तक ही रखते हैं क्योंकि ये मुझे काफी कुछ बताना है और ये पूरा तब एक तक सर एक कमांड का और कमांड का करते हैं ना सर प्रैक्टिस? ना ना, वो आप सब अपने तरीके से करना, क्योंकि मुझे अभी और भी काम है। कौन से कमांड का प्रैक्टिस कह रहे हो? ये सब मतलब करवाऊंगा, ये सारा जो मैंने लिखा है ये सब हाँ, कमांड का प्रैक्टिस ही है, लेकिन ये मेरा 1 घंटा और लग जाएगा। ओके। मुझे आपको सब कुछ एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट? कंस्ट्रेंट का सर आगे का फॉरेन की कंस्ट्रेंट वो वाला। वो सब बाद में देख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। फॉरेन की में यहाँ पे देखो, यहाँ पे किया किया है। ठीक है चलो, लेकिन ये भी मेरा टाइम ले लेगा यार। थोड़ा हो जाएगा सर, एक 10-15 मिनट में। ना ना, ये 10-15 मिनट में नहीं होगा क्योंकि मेरा टेबल नेम भी चेंज कर दिया मैंने। ठीक है सर चलो। मेरी एक क्वेरी थी। ये मैं यस। सर मेरे को इससे रिलेट डेटा इंजीनियर से रिलेटेड एक क्वेरी थी। ओके, आप पूछिए। सर ये एसक्यूएल डेटा इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ेगी? ओके, डेटा इंजीनियर मतलब पहले तो डेटा इंजीनियरिंग में मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म आते हैं, राइट? ओके। मल्टीपल क्लाउड प्लेटफॉर्म तो आते हैं, मैं जैसे कि अज्योर आता है। सर मैं एंट्री एंट्री लेवल के लिए मिनिमम टूल्स जानना चाहता हूँ जिसके बेस पे एक एंट्री लेवल डेटा इंजीनियर जॉब मिल जाए। तो एंट्री लेवल के लिए आपकी सबसे पहले तो आपका एसक्यूएल में, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो मैं मेरी सामने स्क्रीन है, राइट? हम्म। ये सब आपको आना आना चाहिए, ये सब कंपलसरी। ओके सर। ये सब जो मैंने हाईलाइट किया है अभी, ये सब हम्म। आपको आना चाहिए। इसके बाद आप डेटा इंजीनियरिंग में मूव कर सकते हो। सिर्फ एसक्यूएल के बेस पे? हाँ, लेकिन पाइथन का बेसिक नॉलेज हो तो वो अच्छी बात है, बट एसक्यूएल तो स्ट्रांग होना कंपलसरी है थोड़ा बहुत। फिर आपको सर ये एजोर डेटा फैक्ट्री भी, अगर एजोर साइड आप जाना चाहते हो तो एजोर डेटा फैक्ट्री भी आना ज़रूरी है। ओके। तो आपका कहने का मतलब है एजोर डेटा फैक्ट्री, एसक्यूएल और पाइथन, इसके बेस पे हाँ डेटा इंजीनियर की हाँ, जॉब मिल उसके सकती है? बेस पे आप स्टार्ट कर सकते हो डेटा इंजीनियरिंग में। ओके। तो सर इसमें डेटा इंजीनियरिंग में भी काफ़ी वो प्रोफाइल होते हैं ना, तो इसमें कौन से मतलब ईटीएल डेवलपर जॉब लगेगी इस इन 3 टूल्स के बेसिस पे या कुछ और एक्स्ट्रा है? हाँ, मोस्टली आपको मिलेगी जॉब ईटीएल डेवलपर, या फिर यू कैन से दैट यू कैन ट्राई इन एजोर डाटा फैक्ट्री डेवलपर भी मिल सकती है, या हम्म। एसक्यूएल डेवलपर भी मिल सकती है, ठीक है सर। तो या आप तो समझा। डेटा एनालिस्ट में जाना चाहते हो तो आपको पावर बीआई भी सीखना पड़ेगा। ठीक है। तो सर ये जो आपने 3 चीज़ें बताई हैं, एसक्यूएल, एजोर डेटा फैक्ट्री और पाइथन, ये तो डेटा हाँ एनालिस्ट की जॉब में मिल सकती है इसके बेस पे? हाँ, मतलब ये जो है डेटा फैक्ट्री जो है वो डेटा एनालिस्ट में नहीं आता है। अच्छा सर। डेटा एनालिस्ट में क्या आता है? एसक्यूएल आता है, फिर पाइथन आता है और पावर बीआई आता है। हम्म मतलब एसक्यूएल एंड पाइथन दोनों में कॉमन है, समझ हम्म गए? हम्म हम्म हम्म। बाकी ईटीएल एंड डेटा फैक्ट्री डेटा इंजीनियरिंग में आएगा, पावर बीआई डेटा एनालिस्ट में आएगा। ओके ओके। लेकिन तो मैं ये सजेस्ट करूंगा एसक्यूएल। मतलब आपको कितना एक्सपीरियंस है? सर मेरे को ऑन एंड ऑफ ही एक्सपीरियंस है, मतलब मैंने 14 में बीसीए कंप्लीट किया है और उसके बाद से मेरा ऑन एंड ऑफ ही रहा है। अभी मैं डेटा इंजीनियरिंग में सोच रहा हूँ मूव करने के लिए। तो आपको ये पूरा पहले एसक्यूएल स्टेप बाय स्टेप जाना चाहिए। एसक्यूएल पहला पूरा कर लीजिए, उसके बाद ठीक है। थोड़ा पाइथन सीखिए और उसके बाद आप डेटा फैक्ट्री सीखिए।
तो इन तीनों के बेस पे मेरे को एज अ डेटा इंजीनियर जॉब मिल जाएगी। हाँ, इन तीनों के बेस पे डेटा इंजीनियर जॉब मिल जाएगा, ओके लेकिन सर थोड़ा मैं अच्छे लेवल पे आना चाहिए, ये डेटा फैक्ट्री एंड एसक्यूएल। ठीक ठीक। हर्षित सर, आ, सर आप पावर मैं बीआई भी पूछ रहा था कराते कि हैं क्या? ना ना, पावर बीआई में नहीं कराता हूँ। ओके ओके ठीक है। या थैंक यू। नाउ कौन कोई पूछ रहा था? सर मैं जी आपसे मेरे को कुछ डाउट होंगे तो मैं डाउट पूछ सकता हूँ क्योंकि एसक्यूएल मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। ओके, हाँ श्योर, पूछ सकते हो। जी व्हाट्सएप पे पूछ सकता हूँ आपसे। ओके ओके, हाँ श्योर। थैंक यू सर। हर्षित सर, मैं पूछ रहा था ना कि जो आपने टॉपिक्स दिखाए वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है क्या, मतलब आपके चैनल पे इंग्लिश में या किसी और लैंग्वेज में? हाँ, इंग्लिश में काफ़ी कुछ रिकॉर्डेड ऑलरेडी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर जी जी हिंदी में देखना हो तो वो हम इसी में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इंग्लिश में काफ़ी कुछ रिकॉर्डेड है, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। जी। जैसे कि आपने उसमें दो प्लेलिस्ट बताया था कि इन दोनों में से कोई एक रिफर करना है, तो उसमें हाँ, ये कौन सी रिफर करूं मैं, ये ये क्रैक पूछ प्रोडक्ट रहा बेस था। वाला है प्लेलिस्ट, और एसक्यूएल ओके, क्लास रिकॉर्डिंग है, ये दो प्लेलिस्ट है। इसमें इनमें कभी से कभी कौन मैंने सा एक हिंदी यूज? भी यूज़ किया होगा शायद, लेकिन मोस्टली इंग्लिश में ही है ये दोनों, ये दो। जी, लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है, मैं पूछ रहा था कि इनमें से कौन सा एक रिफर करूं मैं पहले, तो ये क्रैक प्रोडक्ट जिसमें बेस वाला जो है ना, वो रिफर करिए, क्रैक प्रोडक्ट बेस वाला। जी जरूर, ठीक है, ओके, थैंक इसमें यू। 15 वीडियोज है, ऑलरेडी अवेलेबल है। जी, ठीक इसमें फार्म क्वेरीज भी मैंने अपलोड किया है, एसक्यूएल प्रोजेक्ट्स भी अपलोड किया है, वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। एसक्यूएल प्रोजेक्ट्स भी है, प्रोडक्ट बेस्ड क्वेरीज भी है, सब कुछ अवेलेबल है। है जी। और हर्षित सर, आपका कोई स्ट्रक्चर्ड कोर्स है क्या, मतलब पेड कोर्स, जिसमें आप कोई बैचेस आपके चल रहे हैं क्या पेड कोर्स के, ना ना, जो पेड नहीं है डेली ये जो। बेसिस या अल्टरनेट बेसिस हो? ना ना, एक्चुअली मेरे पास वीकेंड में ही टाइमिंग अवेलेबल है, अच्छा, okay। तो वीकेंड में ही मैं लेता हूँ, और पेड करने की ज़रूरत नहीं है ये। मैं आपको सब कुछ अच्छे से ही सिखाऊंगा इसमें। जी जी, एक्चुअली टाइमिंग थोड़ा सा 3-4 महीने चला जा रहा है ना बस, 2 महीने में हम ट्राई करेंगे, 2 महीने में हो इसलिए जाए ऐसा ट्राई दिक्कत है और करेंगे कुछ हम। नहीं। अच्छा, जरूर, ओके, थैंक यू। ओके ओके श्योर। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन।